हमेशा की तरह आप सभी का नमस्कार और आपका स्वागत है आपकी न्यू लक्ष्य एकेडमी पर। सफ़र वाकई में बहुत अच्छा चल रहा है और आप भी पूरा जोर लगा रहे हो और हम भी पूरा जोर लगा रहे हैं। तो आइए इसी कड़ी में अगली क्लास शुरू करते हैं। क्लास का जो टाइटल है, कक्षा का जो टाइटल है वो शब्द। क्या टाइटल है? शब्द। लेकिन शुरू करने से पहले हमेशा की तरह, जैसे आपको पता है कुछ नया होगा, तो शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह एक श्लोक के साथ। ये श्लोक अगर ऐसा है, देखो, अगर आपने समझ लिया और जीवन में धारण कर लिया तो वारे के न्यारे हैं, इससे ऊपर जीवन में कोई सत्य नहीं है। यही एक जीवन का आधार है। तो आइए बताता हूँ। श्लोक इस प्रकार है, यो अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। आई रिपीट, यो अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। हमारी भारतीय संस्कृति का जो निहितार्थ, जो उसका मेन निचोड़ है, वो इस श्लोक में दिया गया है। उस प्रकार है कि जो शीतलता के साथ, सविनय निवेदन के साथ अपने बड़े बूढ़ों की सेवा करता है, उसकी चार चीज़ें अपने आप पे बढ़ती हैं। चार चीज़ें इस प्रकार है, आयु, विद्या, यश और बल। यानी उस व्यक्ति की आयु बढ़ती है, उसका यश तेजस बढ़ता है, उसकी विद्या बढ़ती है और उसमें बल बढ़ता है। तो हम सभी को चरण स्पर्श करते हैं अपने बड़े बुजुर्गों को और आगे चलते हैं अगली कक्षा के लिए। कक्षा का टाइटल है शब्द। क्या टाइटल है? शब्द। मैंने पहले दिन आपको एक सिलेबस बताया था कि इस दुनिया में कोई भी भाषा हो उसका सिलेबस यही रहता है। सबसे पहले था वर्ण। क्या था? वर्ण। वर्ण में हमने स्वर पढ़ा, व्यंजन पढ़ा, उनके उच्चारण स्थान पढ़े, उनमें त्रुटियाँ पढ़ी, सब कुछ पढ़ते चले। वर्णों से मिलकर एक चीज़ बनती है, उसको शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। अब एक चीज़ देखना, अगर इतना ही है ना, अगर आप कह रहे हो भाई आपको पता है शब्द क्या है और आप ही ने ये कहा है, मेरे साथ दिया है कि वर्णों से मिलके जो बनता है वो शब्द होते हैं, लेकिन क्या मैं जो बोलूँगा ध्यान से देखना। देखो, मैं एक चीज़ लिखता हूँ, दिख रहा है? शायद दिख रहा है। ण ख सुर्प। अब बताओ क्या ये शब्द है या नहीं है? दिमाग लगाओ। देखो, आपने कहा है कि सर वर्णों से मिलके जो बनते हो शब्द है, ण ख शुर प, मिलके बन गए भैया, तो वर्ण है। लेकिन ये शब्द नहीं है मेरे लाल। ऐसी कौन सी कमी है जिसकी वजह से शब्द नहीं है? आइए देखते हैं। अगर मैं इसको लिखूं, शुर्प नखा, अगर मैं इसको लिखूं शुर्प नखा, अब ये शब्द है। आई रिपीट, अब क्या है ये? अब ये शब्द है। किस चीज़ का बदलाव था? किस चीज़ की कमी थी? वो थी इसके अर्थ की। किसकी कमी थी? अर्थ की। यानी एक चीज़ क्लियर होगी, वर्णों का वो मेल जो एक अर्थ देता हो शब्द कहलाता है। वर्णों का वो मेल जो एक अर्थ देता हो शब्द कहलाता है। शूर्पणखा, मैंने पहले दिन बताया था, हिंदी का तकरीबन हम बातों को टुकड़ों में तोड़ेंगे, फिर समझेंगे और जोड़ेंगे, बस। अगर इसको मैं तोड़ इसका मतलब पूछूं आपको, क्या है सर जी, ये तो रावण की बहन का नाम है। नहीं भाई, इसका मतलब पूछ रहा हूँ, इस शब्द का मतलब क्या है जो उसने नाम रखा था। सुर्प। सुर्प क्या होता है? जब ये छाछ से गेहूं और वो छानते हैं ना, कभी देखा हो, छाछते हैं, उसको सुर्प कहते हैं। झारणा कहते हैं ना जिसको, उसको सुर्प कहा जाता है। और नखा बना है नाखून से। नखा बना नाखून से, यानी जिसके नाखून शुर्प के जैसे है, झारने के जैसे जिसके पहने पहने नाखून है ना, उसका मतलब है शूर्पणखा। समझ में आया? शुर्प के जैसे नखा, यानी नाखूनों वाली शूर्पणखा। चलो आइए चलते हैं आगे, इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं।
चलो भाई, बहुत अच्छे बच्चे हैं। देखो हम अपनी शुरुआत करते हैं। जो आज ये सीमा मैम ने नोट्स बनाए हैं, सीमा मैम ने वाक्य में जबरदस्त काम कर रखा है। आइए देखते हैं। वर्णों का समूह जिसका कोई अर्थ भी निकले। जैसा मैंने आपको बताया था, यानी वर्णों का एक समूह जिसका कोई अर्थ हो, वो क्या कहलाएगा? शब्द। क्या कहलाएगा? शब्द। पहली चीज क्लियर होगी। दूसरा, शब्द भाषा की सार्थक लघु इकाई है। मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्या भाई? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भाषा की सार्थक लघु इकाई क्या कहलाती है? शब्द। अगर इसका दूसरा नाम पूछा जाए तो इसको रूपिम भी कह देते हैं। भाषा की लघु इकाई क्या कहलाती है? रूपिम या शब्द। सार्थक है जो। चलो भाई, नोट डाल के क्या लिख रखा है सीमा मैम ने? उन्होंने लिखा है जब तक शब्द वाक्य से बाहर रहें तब तक ही शब्द कहलाते हैं और वाक्य में प्रयुक्त होने के बाद पद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पद। क्या कहलाते हैं? पद। जैसे मैं एक शब्द बोलता हूँ खेलना या खेलता, शब्द है भाई। लेकिन अगर मैं उसे वाक्य में प्रयुक्त करता हूँ कि साक्षी दिन भर खेलती है, तो वहाँ पे जो खेलती है वो क्रियापद बंध का हिस्सा होगा। क्रियापद को बता रहा है। यानी वो शब्द जब अलग है तो शब्द है, जब वाक्य में प्रयुक्त है तो क्या है? पद कहलाता है। और पद से आगे पदबंध को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? पदबंध। चलो भाई, शब्द के अनेकों प्रकार हैं, अनेकों तरीके से इनको बांटा गया है। तो पहला देखते हैं कि किसके आधार पे बांटा गया है? अर्थ के आधार पे। किसके आधार पे? अर्थ के आधार पे। अर्थ का मतलब क्या होता है भाई? अर्थ का मतलब होता है अर्थ, यानी उसका मतलब। अब मैं जो चीज़ जानना चाह रहा हूँ ये तो आपको पता है, मीनिंग है अर्थ, उसके मीनिंग के आधार पे इतना। लेकिन क्या कभी आपने अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र का नाम सुना है? तो वहाँ पे जो अर्थव्यवस्था की बात बताई जाती है, वहाँ पे अर्थ का मतलब है पैसा। किसका? पैसा, यानी पैसे की व्यवस्था। वहाँ पे अर्थ का मतलब है पैसे की व्यवस्था। यानी शब्द एक है, अर्थ मतलब अलग अलग दे रहा है, अनेक दे रहा है, तो इसे अनेकार्थी भी कहा जा सकता है। समझे? एक अर्थ, एक जैसे अर्थ लिखा, एक का मतलब तो हो गया मतलब, अर्थ का मतलब। दूसरे अर्थ का मतलब हो गया पैसा, रुपया। यानी शब्द एक मतलब अनेक तो बन गया अनेकार्थी। आइए कुछ इसी प्रकार को देखेंगे। जैसे पहला है एक आरती। क्या है? एक आरती। एक आरती बना है एक जमा अर्थी, यानी जो शब्द एक अर्थ दे, एक से ज्यादा कुछ अर्थ नहीं दे, उसे कहते हैं एक आरती शब्द। क्या कहते हैं? एक आरती शब्द। इसमें लिखा है जिन शब्दों का एक ही अर्थ निकले, उदाहरण के लिए कमला, राधा, भारत, चीन। यानी जिसको पॉइंट आउट किया जाए उसी के बारे में बताया जाए, यानी लोगों को पता लग जाए कि वही है और वही है। इससे आप समझते हैं। आइए दूसरा देखते हैं, अनेकार्थी शब्द। दूसरी हमारी कैटेगरी है अनेकार्थी शब्द। इस चीज़ को ध्यान से देखो, फिर टुकड़ों में करके समझेंगे। अनेक जमा अर्थी, अनेक अर्थी शब्द। इससे आप क्या समझे? यानी वो शब्द जो एक से ज़्यादा अर्थ दे रहा है। आई रिपीट, वो शब्द जो एक से ज़्यादा अर्थ दे रहा है। संदीप स्टूडेंट ध्यान इधर कर लो, पवन स्टूडेंट इधर ध्यान, वेरी गुड। देखो इसके एग्जाम्पल के लिए एक हमारे पास हिंदी का मुहावरा भी है, एक श्लोक भी है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उभरे, मोती मानस चून। पानी गए ना उभरे, मोती मानस चून। सर इसका मतलब क्या हुआ? सिंपल है। देखो पानी का एक मतलब तो जो आप पानी पीते हो भाई, यू ड्रिंक दिस वाटर, यानी वो पानी। पानी का दूसरा मतलब क्या है? गांव देहात में कहते थे भाई तब पानी सर तो ऊपर जा लिया, यानी पानी सर तो ऊपर जा लिया, यानी इज्जत की बात आ गई। यानी मनुष्य के लिए पानी का अर्थ हो गया उसकी इज्जत। क्या हो गया? और इज्जत। और चून के लिए भाई अगर पानी चून में भी कम ज़्यादा हो गया तो उसके ऊपर भी अपना प्रभाव छोड़ेगा। यानी शब्द एक है लेकिन अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया गया, उसका अर्थ अलग अलग तरीके का है। समझे? एक चीज़ छोटा सा ज्ञान दे के देखता हूँ कितने बच्चे हैं जिनको ये पता है। संदीप सर हमारे, उन्होंने एक निहितार्थ बताया था। क्या बताया था?
पानी, जल, नीर। इसमें क्या फर्क है? संदीप सर ने हमारे आगे 3 शब्द लिख दिए थे और पवन सर भी वहाँ बैठे थे, तो बहुत कन्फ्यूजन की स्थिति बन गई थी कि सर ये बताइए इनमें क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है, बताओ। 1 सेकंड का टाइम देता हूँ, दिमाग लगाओ। चलो मैं बताता हूँ। देखो, पानी का मतलब होता है, जो पानी का मतलब पानी, जितना भी है, चाहे वो गंदा है, चाहे वो अच्छा है, चाहे कैसा भी है, पानी मतलब पानी। जल, जल का मतलब क्या है? देखो, जब तक वो पानी अपने काम में यूज हो रहा है, पानी है, लेकिन अगर वो आस्था से जुड़े किसी काम में यूज हो रहा है तो वो जल है। जैसे गंगा का पानी है, लेकिन गंगा के पानी को गंगा का पानी कोई नहीं कहता, क्योंकि गंगा हमारी आस्था का विषय है, तो गंगा का जल। या शिव जी को आप पानी अर्पित नहीं करते, जल अर्पित करते हो, यानी जब पानी आपकी आस्था से जुड़ जाएगा वो जल कहलाएगा। नीर क्या है? ट्रेन में घूमे होगे भाई, चकमा घूमे होगे, हम भी घूमे हैं। सोनीपत से आती है गाजियाबाद पीएनजी, बहुत 1 नंबर की ट्रेन है। नीर, नीर का मतलब क्या है? नीर का मतलब आपने रेल में पिया होगा, रेल नीर। नीर का मतलब वो पानी जो प्योर है, जो पीने लायक है, वो पानी जो प्योर है और पीने के लायक है। आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड इजीली। चलो भाई आगे चलते हैं। वाह वाह, कितनी आसान हो गया पढ़ाई आज के टाइम में, देखो। ठीक है, अनेकार्थी हमने समझ लिया, यानी जो शब्द ज्यादा अर्थ दे। पानी मोती के लिए उसकी ये है कि उसकी चमक को बता रहा है, मनुष्य के लिए इज्जत और चूने के लिए जन के रूप में। ठीक है, अर्थ मैंने जो स्टार्टिंग में बताया था, अर्थ अलग अनेक अर्थ देता है भाई। अर्थ का मतलब भी होता है, भाव भी होता है और धन भी होता है। अंतर, शेष, हृदय, भेद। शेष, हृदय, भेद, ये भी अनेक अर्थ दे रखा है। उसके अलावा तीसरा टाइप क्या होता है? समानार्थी। क्या होता है? समानार्थी। इसका टुकड़ा करो, समान जमा में अर्थ, यानी वे शब्द जो समान अर्थ देते हैं। आइए चलते हैं। समानार्थी जो समान अर्थ दे, विपरीतार्थी जो अपोजिट, जैसे दिन का रात अपोजिट है। आगे चलते हैं, ज़्यादा दिमाग पे जोर नहीं देंगे, आराम आराम से करेंगे। अब मेरा जादू देखो। चलो भाई, जहाँ तक उम्मीद है अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर समझ नहीं आ रहा तो कमेंट करके बताते रहो भाई, यही टाइम है तैयारी करने का। चलो, दूसरा टाइप है स्रोत के आधार पे। मैंने एक बार फिर आपको लिखना सिखाया था पहले भी कि स्रोत कैसे लिखते हैं और स्रोत। हमेशा क्या गड़बड़ करते आते हम ऐसे लिख देते हैं स्रोत। भाई स्रोत नहीं होता, ये स्रोत होता है। क्या होता है? स्रोत। त्रुटि के कारण इसको इस रूप में ज्यादा जाना गया है, जबकि ये गलत है। आप स्रोत, स्रोत का मतलब सोर्सेज, स्रोत का मतलब सोर्सेज, स्रोत का मतलब सोर्सेज। ठीक है, तो सोर्सेज के आधार पर कितने अर्थ हैं, आइए देखते हैं। देखो भाई, स्रोत यानी क्या? उसका मूल क्या है, सोर्स कहाँ है, कौन सा है, जहाँ से हमने शब्दों को लिया है। देखो, ये तो सबको पता है कि संस्कृत है जो सब भाषाओं की जननी, जगत जननी संस्कृत है दुनिया भर के। जैसे इंग्लिश के भी आपने देखा होगा, भ्रातृ से बन गया ब्रोदर, मातृ से मदर बन गया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं। एक गर्म हुआ करता शब्द, उससे हिंदी में गाम बन गया, उस गर्म का बिगड़ के इंग्लिश में थर्म बन गया, यानी वो धूप के लिए, गर्मी के लिए पर्यायवाची के रूप में यूज हो गया। आइए देखते हैं। स्रोत क्या? पहला तत्सम, तत्सम बना है तत् जमा में सम, तत्सम, तत् जमा सम। तत् मतलब उसके, उसके मतलब संस्कृत के, सम मतलब समान, यानी संस्कृत के समान या सेम टू सेम। जो शब्द हिंदी ने अपने में एक्वायर कर लिया, अपने में एक्सेप्ट कर लिया, अपने में मिला लिए, वे कहलाए तत्सम। जो संस्कृत के शब्द है यूं के यूं उठ के आगे हिंदी में, जैसे गोटक, मयूर, श्वेत, ज्येष्ठ, कोटि। ठीक है, उसके समान तद्भव, तद मतलब तत् जमा भव, यानी उसके रूप को बदल के, उसके रूप को बदल के। किसके रूप को? संस्कृत के रूप को बदल के जो हिंदी में आ गए। आइए देखते हैं। गोटक, जो हमने गोटक ऐसे कैसे लिया, वो संस्कृत का है, लेकिन हिंदी में उसका रूप बदल के लिया घोड़ा। क्या लिया? घोड़ा। मयूर, मयूर को क्या कर दिया? मोर के रूप में ले लिया। किसके रूप में? मोर। श्वेत,
आपने सुना होगा ना श्वेतांबर, श्वेत कपड़े हैं जिसके, और वो हमने ले लिया सफेद। किस में ले लिया? सफेद। ज्येष्ठ, ज्येष्ठ का बन गया जेठ। शादी के बाद कहते हैं ना अपने हस्बैंड के बड़े भाई को जेठ कहते हैं, वो जेठ बना है संस्कृत के ज्येष्ठ शब्द से। किससे बना है? ज्येष्ठ शब्द से। ठीक है। कोटि, कई बार कहते हैं ना सर आपको कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। कोटि कोटि नमन हमारे उसमें बन गया करोड़। क्या बन गया? करोड़, यानी आपको करोड़ों करोड़ों शत नमन। ठीक है, आगे चलते हैं। ये तो आपको पता लग गया, तत्सम तद्भव समझ में आया। तत्सम यानी संस्कृत वाले, तद्भव यानी हिंदी वाले जो संस्कृत का रूप बदल के आ गए हैं। आप देखते हैं देशज, ये शब्द ज़्यादा आपको लोकल उसमें सुनने को भी मिलते होंगे। देशज का मतलब वे शब्द जो यहीं देसी देसी शब्द हैं, यहीं की लोकल लैंग्वेज में यूज़ होते रहे हैं, उनके संस्कृत का परिवर्तन नहीं हुआ है। आम बोलचाल की भाषा में हमेशा से, उसकी उत्पत्ति का भी नहीं पता, पर वे हमेशा से उसी लिए यूज किए जा रहे हैं। देशज बोलचाल की भाषा में आए गए, इनकी उत्पत्ति व्याकरण के हिसाब से नहीं हुई है, व्याकरण युक्त उत्पत्ति नहीं है, ये बस बोलचाल में है। जैसे लोटा, जिसमें पानी लेके जाता है ना, लोटा पता होगा। खिड़की, जूता, डोंगा, प्रसाद मिलता है डोंगे में, ये वो वाले शब्द है जो बोलचाल की भाषा में है, लेकिन इनका ये नहीं पता है इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, क्यों हुई, बस ये हैं, ये लठगाड़ के हैं यहाँ। ठीक है, चलो भाई, देशज आपको समझ में आ गया। अब विदेशज देखते हैं। देखो नाम से ही पता लग रहा है, वे शब्द, देखो एक कंसेप्ट हो रहा होगा, ध्यान से समझना। आपने एक शब्द पढ़ा होगा जलज, जल में जन्मा, यहां इस ज का मतलब है जन्म लेना, इस जल का मतलब जल ही, जल में जन्म लेना, जल में जन्म लेना, यानी ये किसके लिए है? किसके लिए है? कमल के लिए, जलज। यानी इस ज का मतलब हमने लिया है जन्म से। किससे लिया है? जन्म से। उसी प्रकार, आई रिपीट, उसी प्रकार विदेशज बनता है, विदेश जमा में जय, यानी विदेशी भाषा में या विदेश में जिसने जन्म लिया है, वे शब्द जिन्होंने विदेश में जन्म लिया है वो कहलाए विदेशज। क्या कहलाए? विदेशज। कौन से आइए देखते हैं। विदेशी भाषाओं से जो शब्द हिंदी भाषा में आ गए हैं, अजब, ईमान, कब्र, खुराक, चेहरा। अरबी फारसी के शब्द ज़्यादा हैं, इसमें इंग्लिश के भी बहुत होते हैं। डॉक्टर, मिट, डॉक्टर, फ्रेंड, टीचर, ऑडिटर, ये हम शब्द ले लेते हैं, यूज़ में भी आ जाते हैं। अब देखना है, कभी कभी आपको इनको आगत नाम भी मिलता होगा, ये ध्यान से देखना। आपको दिख नहीं रहा, जहाँ तक मुझे लग रहा है आगत। क्या लग रहा? आगत। आगत का मतलब होता है आए हुए। कॉफी पी जा रही है, आगत का मतलब होता है आए हुए। आगत का मतलब क्या होता है? आए हुए। एक चीज़ देखना, देखो बहुत बारी कंसेप्ट है। हम विदेश से जो शब्द आए उनको भी आगत कह देते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे हमारे इंडिया में बहुत सारी भाषा, लगभग 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। इतनी भाषा, इतनी बोली से जो शब्द आए हैं, क्या हिंदी में उनको विदेशज कहना गलत ठीक रहेगा या गलत रहेगा? देखो भाई, बहुत ध्यान से समझना। आगत का मतलब है आया हुआ, चाहे वो विदेश से आया हो, चाहे भारत की दूसरी भाषा से आया हो, हिंदी के लिए वो सब आगत है। लेकिन जो हमारी इंडियन लैंग्वेज के शब्द हैं उनको हम विदेशज नहीं कहेंगे, उनको हम आगत कह देंगे कि हमारी हिंदी भाषा में दूसरी भाषा शब्द आ गए हैं, उनको आगत कह देंगे। ठीक है, समझे ना? यानी इंडिया वालों के जो दूसरी लैंग्वेज के हैं उनको आगत कह देंगे, विदेशज नहीं कहेंगे। लेकिन जो बाहर से विदेशज है उनको विदेशज भी कह सकते हैं और उनको आगत भी कह सकते हैं। ओके मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, एक आपके लिए बहुत प्यारी चीज़ है, सीमा मैडम ने लिख रखी है। उन्होंने लिखा है, नोट डाल के लिखा है, सिर्फ 1 व 0 संस्कृत भाषा की गिनतियाँ हैं, बाकी सब हिंदी की हैं। जैसे आपको जब पढ़ाई जाती है गिनती तो उसमें होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 0 और 1, इसको 0 और 1 कह दिया जाता था। तो ये संस्कृत भाषा की यूँ क्यों ले लिए? उसके बाद जो द्वि, त्रि, चतुर, पंच, षड उनको नहीं लिया गया, उसके बाद लिया गया 2, 3, 4, 5, 6।
यानी शून्य और एक को छोड़कर जितनी गिनती है वो हिंदी भाषा की है, और बाकी जितनी है शून्य यानी एक, ये दोनों संस्कृत के यूं के यूं हमने उठा लिए हैं। चलो भाई, बहुत जबरदस्त बच्चे हो मेरे भाई, लगे रहो ऐसे। साक्षी, गौरव, हिमांशी, दीपांशी बहुत मेहनत कर रहे हैं। ज्योति, बोलू, दीपक, वाह 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 वाह, शाबाश। ठीक, अब एक चीज देखना, हमने इतना अच्छे से कर लिया, बहुत अच्छे से किया है। एक शब्द आता है संकर शब्द। क्या है संकर शब्द? क्या है? शंकर नहीं है, शंकर, शंकर नहीं, संकर। संकर शब्द, संकर का मतलब होता है बेतुका मेल। संकर का मतलब बेतुका मेल, यानी वो मेल जो अलग अलग है, प्योर नहीं है, अलग अलग टुकड़ों को मिला के एक चीज बना दी, संकर हो गया। जैसे एक मैं शब्द लिखता हूं, उससे आपको समझ में आएगा। मैं लिखता हूं सीलबंद। क्या लिखता हूं? सीलबंद। सील का मतलब जो इंग्लिश वाला सील ले लिया, जब वो सील नहीं लगा देते किसी चीज को बंद करने के लिए, भाई सील लग गई, अब ये दुकान ये नहीं खुलेगी। बंद है हिंदी वाला, बंद में ले लिया भैया रुक जाएगा। इंग्लिश का सील, हिंदी का बंद, दो अलग अलग भाषाओं का शब्द मिलके एक शब्द बन गया संकर शब्द। क्या बन गया? संकर शब्द। आप देखो रेलगाड़ी, ये कई बार आता है, ये कई बार पेपर में आ चुका है। रेल तो आपको पता है भाई, रेल पता है क्या है? ये इंग्लिश का शब्द है, रेल का मतलब इंग्लिश का शब्द, गाड़ी हिंदी का शब्द, यानी दो अलग भाषाओं को मिलकर एक शब्द बन रहा है। संकर का यही मतलब है, यानी दो अलग अलग भाषाओं के मेल से बना एक शब्द जो किसी अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जा रहा है, वो संकर शब्द कहलाता है। आइए देखते हैं। जैसे सील बंद, सील इंग्लिश का, बंद हिंदी का। टिकट घर, टिकट इंग्लिश का, घर हिंदी का। रेलगाड़ी, रेल इंग्लिश का, गाड़ी हिंदी का। लाठी चार्ज, लाठी हिंदी का, चार्ज इंग्लिश का। रीति रिवाज, रीति संस्कृत का, रिवाज अरबी का। अलग अलग भाषाओं के मिलके जो बना है वो संकर शब्द है। ये आते हैं। लास्ट रह गया है ये पेपर में कई बार आता है भाई, ये छोटा सा है बिल्कुल, इतना सा देखो, इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये एक नंबर दे के जाता है और फ्री का है कि भाई लूट लो, ये ऐसा लूट लो। ये है अनुकरणात्मक। अनुकरणात्मक क्या है? अनुकरणात्मक। फिल्म देखी होंगी पुरानी धर्मेंद्र की, उसमें हाथ उत मोड़ के धर्मेंद्र एक घुसण पियाया करते, आवाज आया करती डिशुम। क्या आवाज आया करती? डिशुम। अब छोटे छोटे बच्चे उसको देख के मार रहे, कुछ नहीं कर रहे, कहेंगे डिशुम 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 डिशुम। ये क्या बन गया? डिशुम डिशुम। यानी कहीं कोई ध्वनि हुई थी, कोई आवाज हुई थी, उस आवाज को वहां से उठा लिया और शब्द का रूप दे दिया। आई रिपीट, कहीं कोई ध्वनि पैदा हुई थी, उस ध्वनि को उठा के एक शब्द का रूप दे दिया। इसी को कहते हैं ध्वन्यात्मक या अनुकरणात्मक या ध्वनि बोधक। ध्वनि के अनुकरण से उत्पन्न हुए हैं उन्हें ध्वन्यात्मक कहते हैं। खटखट से खटखटाना, खटखट आवाज सुनना, खटखट से बन गई खटखटाना। फटफट से फटफटाना या फटफटिया, फटफटिया फटफट, देखी होगी आप। हिन हिन से हिन हिनाना। आपने ये शब्द अपनी बोलचाल की भाषा में बहुत कभी ध्यान नहीं देते, लेकिन ये शब्द होते हैं ध्वन्यात्मक, यानी ध्वनि के अनुकरण से बने। खड़क सिंह से खड़क सिंह, खड़क से खड़किया, खड़की खड़कने से खड़कता खड़क सिंह, तो खड़खड़ाना, यानी खिड़की खड़खड़ से बन गया खड़खड़ाना। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आ गया रिवीजन का टाइम। सुपर फास्ट स्पीड के साथ चलेंगे, रिवीजन मारेंगे, मात्र 2 मिनट में पूरा रिवाइज कर देंगे। चलो भाई, सीमा मैम की राइटिंग वाकई में जबरदस्त है भाई, हमसे नहीं हो पाएगी, जबरदस्त। देखते हैं। शब्द है, शब्द कहते हैं वर्णों का समूह जिसका कोई अर्थ हो, यानी कोई अर्थ हो। जैसे शूर्पणखा हमने पढ़ा था, यानी कोई शब्द वर्णों का वो समूह जिसका कोई अर्थ, वो शब्द कहलाता है। शब्द क्या? भाषा की सार्थक लघु इकाई, यानी सबसे छोटी इकाई जो अर्थ दे रही है, सबसे छोटी इकाई जो अर्थ दे रही है। ठीक है। जब हम किसी शब्द को वाक्य से बाहर रखते हैं वो शब्द है, और वाक्य में प्रयोग होने के बाद वो पद कहलाता है। इसके कई प्रकार, जैसे अर्थ के आधार पर एकार्थी, अनेकार्थी,
समानार्थी और विपरीतार्थी। एक अर्थी जो एक शब्द एक ही अर्थ दे, अनेकार्थी एक शब्द कई अर्थ दे, जैसे पानी के लिए आ गया था, अर्थ के लिए आ गया था। समानार्थी जो समान अर्थ दे, और विपरीतार्थी जो एक दूसरे के अपोजिट अर्थ दे, वो हो गए विपरीतार्थी। आगे देखते हैं। स्रोत के आधार पे, स्रोत हमने लिखना देख लिया था क्या। स्रोत का मतलब होता है सोर्सेज, यानी सोर्सेज उनकी उत्पत्ति का स्थान क्या है। जैसे तत्सम है जो संस्कृत में से नु के नु ले लिए, तद्भव है जो हमने संस्कृत के उनको रूप का बदल लिया। जैसे तत्भव का घोटक था, तद्भव में घोड़ा बन गया। तत्सम में मयूर था, तद्भव में मोर बन गया। श्वेत का सफेद, ज्येष्ठ का जेठ, कोटि का कोड़ी, यानी तत्समवे थे उनका रूप बदल लिया, तद्भव हो गए। देशज वेश जो देश में अलग, मतलब इनकी उत्पत्ति का पता नहीं, लेकिन ये देसी बोलचाल की भाषा में हमेशा यूज होते आते रहे। जैसे लोटा हो गया, खिड़की हो गई, जूता हो डोंगा होगा। विदेशज क्या है, यानी उनका स्रोत क्या है, विदेशी भाषाएं हैं, यानी बाहर से जो भाषाएं आए हैं उनके वे स्रोत हो गया। डॉक्टर वोक्टर हो गए। आगत क्या है, विदेशज को आगत भी कह देते हैं, और आगत हमारी दूसरी भाषाओं से, जो हिंदुस्तान के अलग भाषाओं से शब्द है, उन्हें भी आगत कह देते हैं। ठीक है। नोट में क्या लिखा रखा है, शून्य और एक, शून्य और एक ये संस्कृत भाषा की गिनती है, बाकी सब हिंदी है। शून्य और एक संस्कृत हमने यूं क्यों ले ली है, बाकी उसके बाद जब संस्कृत में द्वि त्रि चतुर पंच षड होता है हुआ करते, वो नहीं लिए हमने। फिर उनके बाद 2 3 4 5 अपने हिंदी के लिख लिए गिनतियाँ। आगे देखते हैं। नीचे है संकर। संकर शब्द क्या होते हैं, संकर वे शब्द जो अलग अलग, दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बन गए। संकर शब्द क्या, जैसे रीति रिवाज, टिकट, घर, रेल गाड़ी। अनुकरणात्मक क्या होते हैं, जो ध्वनि के अनुकरण से शब्द बने हैं। आई रिपीट, जो ध्वनि के अनुकरण से शब्द बने हैं अनुकरणात्मक कहलाते हैं, ध्वन्यात्मक कहलाते हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हमेशा की तरह जी जान लगा दो, जो करना है अभी करना है, इसके बाद तो कुछ और करना है। अच्छी लगे तो फैला दो, कमी लगे बता दो। जय हिंद।